हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूसी क्रांति। देखिए, आप लोग का जो टीआरई 3 हुआ था मार्च में, 15 मार्च में, उसमें फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछे गए थे। तो हो सकता है इस बार जो है रूसी क्रांति से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, तो इसीलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए, स्टेट का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, पहला पॉइंट है कि रूस में क्रांतिकारी आंदोलन। युद्ध के दौरान रूस में क्रांति हुई थी। युद्ध के दौरान यानी यहाँ कौन से युद्ध की बात कर रहा है? यहाँ द्वितीय, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान क्या हुआ था? रूस में भी क्रांति हुई थी, जो एक महान ऐतिहासिक घटना थी। 19वीं सदी में अनेक सुधारवादी तथा क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। 19वीं सदी में क्या हुआ था? यहाँ पर रूस में भी क्या हुआ था? बहुत सारे सुधारवादी और क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, जिनमें रूसी किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति हुई थी। 1861 ईस्वी में कृषि दस्ता के उन्मूलन के बावजूद वहाँ के किसानों का जीवन दयनीय था। तो देखिए, 1861 में जो है रूस में कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी। और किसने किया था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। ठीक है, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने जो है कृषि दास्ता का उन्मूलन रूस में 1861 में किया था। यहाँ क्वेश्चन बन रहा है आपका। फिर नेक्स्ट है कि रूसी सामंत वर्ग तथा चर्च बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे। रूसी सामंत वर्ग जो थे तथा बड़ी चर्च जो थे बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे। और दूसरी ओर करोड़ों किसान ऐसे थे जिनके पास अपनी कोई भी संपत्ति नहीं थी। औद्योगिक श्रमिकों का नया वर्ग गरीबी और अभाव का जीवन व्यतीत कर रहा था। औद्योगिक श्रमिकों का एक नया वर्ग जो था वो गरीबी और अभाव का जीवन व्यतीत कर रहा था। औद्योगिक श्रमिकों का एक नया वर्ग जो था वो गरीबी और अभाव का जीवन व्यतीत कर रहा था। मध्यम वर्ग तथा बुद्धिजीवी लोग निरंकुश राज व्यवस्था का विरोध करने में एकजुट हो गए थे। मध्यम वर्ग तथा बुद्धिजीवी लोग जो थे वह निरंकुश राज्य व्यवस्था जो थी, जार की शासन व्यवस्था का विरोध करने में एकजुट हो गए थे। ये लोग मिल गए आपस में और वे भी किसानों की तरह क्रांतिकारी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये कि 19वीं सदी के अंतिम चरण से रूस में समाजवादी सोशलिस्ट विचार फैलने लगे थे। ठीक है, और उस दौरान कई समाजवादी समूहों का भी गठन किया गया था। 1898 में विभिन्न समाजवादी गुटों ने मिलकर रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल, जिसको सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी जो है रूस में कब उसका गठन किया गया था? तो 1898 में गठित किया गया था। ठीक है, ये आपके क्लास 10th के मतलब एनसीईआरटी दोनों में है। ठीक है, तो सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का जो गठन है 1898 में रूस में किया गया था। ठीक है, लेनिन के नाम से विख्यात व्लादिमीर इलिच उलियानोव, लेनिन के नाम से विख्यात जो थे, लेनिन के नाम से विख्यात, देखिए यहाँ वो लेनिन का वास्तविक नाम भी पता है आपको। लेनिन का वास्तविक नाम क्या था? व्लादिमीर इलिच उलियानोव। यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है कि लेनिन का वास्तविक नाम क्या था? व्लादिमीर इलिच उलियानोव इस दल के वामपक्ष नेता थे। ठीक है, नाम से विख्यात व्लादिमीर इलिच उलियानोव इस दल के वामपक्ष नेता थे। ठीक है, फिर अल्पमत दल को मेंशेविक कहा जाता था। ठीक है, अल्पमत दल को जो है मेंशेविक कहा जाता था। 1903 ईस्वी में क्या हुआ? इस गुट ने दल में बहुमत प्राप्त कर लिया। 1903 में क्या हुआ कि इस गुट ने मतलब किस गुट ने? ये जो है आपको समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल, इस गुट ने क्या किया? 1930 ईस्वी में ये जो है बहुमत प्राप्त कर लिया। यह बहुमत दल बोल्शेविक नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, बहुमत दल जो है बोल्शेविक नाम से प्रसिद्ध हुआ और अल्पमत दल जो था वो मेंशेविक नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोल्शेविकों ने समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य बताते हुए यह संकल्प लिया कि उनका तात्कालिक कार्य निरंकुश जारशाही को समाप्त करके एक गणतंत्र की स्थापना करना तथा रूसी साम्राज्य के गैर रूसी राष्ट्रीयता वाले लोगों के शोषण को समाप्त करके उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार दिलाना है। इसके अतिरिक्त 8 घंटे का कार्य दिवस आरंभ कराना तथा भूमि के वितरण से संबंधित असमानता को समाप्त करना और किसानों के सामंती शोषण का उन्मूलन करना भी इस संकल्प के ही अंग थे। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। 1905 में क्या हुआ कि रूस में एक क्रांति हुई। 1905 में रूस में एक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि जॉर्ज निकोलस द्वितीय को ड्यूमा नामक संसद की स्थापना करने तथा लोगों को कुछ अन्य लोकतांत्रिक अधिकार देने पर विवश होना पड़ा। ठीक है, 1905 में क्या हुआ? रूस में एक क्रांति हुआ, जिसके फलस्वरूप जो थे उस समय के जो जार थे, मतलब जार को बोला जाता था जार, तो उस समय के जार कौन थे? 1905 में जार निकोलस द्वितीय थे। उसने क्या किया? उसको ड्यूमा नामक संसद, हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? इंडिया में संसद बोलते हैं, वहाँ पर ड्यूमा बोला जाता है संसद को। ठीक है, रूस में तो की स्थापना करने तथा लोगों को कुछ अन्य लोकतांत्रिक अधिकार देने पर विवश होना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि 1905 में क्या था? रूस की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी, क्योंकि रूस जापान में जो युद्ध हुआ 1905 में रूस पूरी तरह से हार गया था, इसलिए वहाँ की जनता
थी, काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गई थी और गणतंत्र की राह पर चलने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन कर रही थी वो कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट ये कि इस दौर में श्रमिकों के एक नए प्रकार के संगठन का जन्म हुआ था जिसे सोवियत कहा जाता था। इस दौर में क्या हुआ था कि श्रमिकों को एक नए प्रकार के संगठन का जन्म हुआ जिसे सोवियत कहा जाता था। यह हड़तालों का संचालन करने के लिए स्थापित श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संस्था थी। सोवियत क्या थी? तो जब भी हड़तालों का संचालन करना होता था तो श्रमिकों के एक प्रतिनिधि की एक संस्था थी, वो मतलब एक संस्था थी सोवियत, जो श्रमिकों की संस्था थी। आगे चलकर किसानों की सोवियतों का गठन किया गया। कुछ समय पश्चात सैनिकों की सोवियतें बनाई गई। ठीक है, फिर सैनिकों की भी सोवियतें बनाई गई। किसानों की सोवियत तो थी ही, सैनिकों की भी सोवियतें बनाई गई, फिर यानी संस्था बनाई गई। धीरे धीरे पूरे देश में सोवियतें स्थापित हो गई। बाद में इन सोवियतों ने रूसी क्रांति में एक निर्णायक भूमिका निभाई। आइए फिर फरवरी क्रांति देखते हैं। रूस में जो फरवरी क्रांति हुआ था वो देखते हैं अब हम। युद्ध ने रूस की तत्कालीन व्यवस्था को दिवालियापन साबित कर दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप निरंकुश तंत्र का संकट और भी घनीभूत हो गया और अंत में यही उसके पतन का कारण बना। रूस ने 1.2 करोड़ सैनिकों को लामबंद किया था, लेकिन उन्हें न तो ठीक से साजो सामान मिलता था और न रसद पानी मिलती थी। रूस की कमजोर अर्थव्यवस्था को युद्ध ने और भी जर्जर बना दिया था। देश के सामने भूखमरी की भयावता उपस्थित हो गई थी। रोटी की कमी हो जाने के कारण जो थे उसे खरीदने की लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी। 1917 ईस्वी के आरंभ से एक के बाद एक नई हड़तालें प्रारंभ हुई, जिन्होंने अंत में आम हड़ताल का रूप ले लिया। युद्ध और जारशाही समाप्त करने की मांग जोर पकड़ती गई। 12 मार्च को सेना के कई रेजिमेंट हड़ताल में शामिल हो गए। ठीक है, विद्रोह जब शुरू हुआ फिर उसमें, तो 12 मार्च को क्या हुआ कि सेना के कई रेजिमेंट हड़ताल में शामिल हो गए। उन्होंने राजनीति बंदियों को आज़ाद कर दिया और जारशाही जनरलों और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोग्राद विद्रोही श्रमिकों और सैनिकों के हाथों में आ चुका था। पेट्रोग्राद था वो विद्रोही श्रमिकों और सैनिकों के हाथों में आ गया। पेट्रोग्राद जो है रूस का एक जगह था, वो जो है अब श्रमिकों और सैनिकों के हाथों में आ चुका था। 12 मार्च 1917 को इन घटनाओं के साथ फरवरी क्रांति संपन्न हुई। अब आप बोलोगे कि अच्छा, फरवरी क्रांति जो 12 मार्च 1917 को समाप्त हुआ है, लेकिन इसे यह संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि रूस के पुराने पंचांग के अनुसार जो है वह दिन जो था 27 फरवरी था। ठीक है, 27 फरवरी था। और चूंकि जो है उस समय जो था, जो कैलेंडर चलता था उससे अभी का जो मतलब कैलेंडर है रूस में, वो 13 दिन आगे चलता है। इसीलिए वो घटना घटित 27 फरवरी को उसके 13 दिन के बाद क्या हुआ, 12 मार्च। तो वो आज के डेट में देखा है तो वो 12 मार्च 1917 को घटी थी। अब उस समय के डेट से देखा जाए तो 27 फरवरी को घटा थी, इसीलिए उस समय के डेट से ही फरवरी क्रांति से बोला जाता है। ठीक है, लेकिन घटा था वास्तविकता में 12 मार्च 1917 को। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उस समय जार राजधानी से बाहर था। उस समय जो था जार राजधानी से बाहर था। उसने विद्रोहियों को दबाने और ड्यूमा संसद को भंग कर देने का आदेश जारी किया, लेकिन ड्यूमा ने सत्ता अपने हाथों में ले लेने का निर्णय लिया और 15 मार्च को उसने एक अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। ठीक है, उस समय जार जो था राजधानी से बाहर था। उसने क्या किया, उस समय जार जो था राजधानी से बाहर था, यानी वो राजधानी में नहीं था जार, वहाँ का राजा। उसने विद्रोहियों को दबाने और ड्यूमा संसद को भंग कर देने का आदेश जारी किया, लेकिन ड्यूमा ने सत्ता अपने हाथों में ले लेने का निर्णय लिया और 15 मार्च को उसने एक अस्थायी सरकार की घोषणा भी कर दी। ठीक है, उसी दिन जार को गद्दी छोड़ने पर विवश किया गया और उसके निरंकुश शासन का अंत हो गया। ठीक है, 15 मार्च 1917 को क्या हुआ कि जो है निरंकुश शासन का अंत हो गया और रूस को कुछ महीने बाद सितंबर में गणतंत्र घोषित कर दिया गया। अब आइए फिर रूस में अक्टूबर क्रांति जो हुई थी। अक्टूबर में बोल्शेविकों ने विद्रोह की योजनाबद्ध तैयारी की। बोल्शेविकों ने योजनाबद्ध तैयारी की। 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियत की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। 25 अक्टूबर 1917 को श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। पेट्रोग्राद में 25 अक्टूबर की सुबह विद्रोह आरंभ हुआ और कुछ घंटों में नगर के लगभग सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर बोल्शेविकों के नेतृत्व में क्रांतिकारी सैनिक तथा श्रमिकों के अधीन हो गए। प्रातः 10 बजे रूस के नागरिकों के नाम जो है लेनिन का संदेश प्रसारित किया गया। ठीक है, उसमें कहा गया कि अस्थायी सरकार को अपदस्थ कर दिया गया है, लोकतांत्रिक शांति की अविलंब स्थापना, भू स्वामित्व की समाप्ति, उत्पादन पर श्रमिकों के नियंत्रण और सोवियत सत्ता की प्रतिस्थापना के जिस उद्देश्य से लोगों ने संघर्ष किया वह उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब रात के 10:40 पर श्रमिकों तथा सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक आरंभ हुई। लगभग उसी समय अस्थायी सरकार के मुख्यालय विंटर पैलेस पर आक्रमण प्रारंभ हुआ। अगले दिन
पुराने पंचांग के अनुसार जो है 26 अक्टूबर को, ठीक है, अगले दिन पुराने पंचांग के अनुसार जो है 26 अक्टूबर को रात के 1:50 पर विंटर पैलेस पर कब्जा कर लिया गया और अस्थायी सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सरकार का मुखिया केरेंस्की था, ठीक है, केरेंस्की था। केरेंस्की बच निकला, केरेंस्की जो था वो बच निकला, भाग गया वो। रात के 9 बजे सोवियतों की कांग्रेस की दूसरी बैठक आरंभ हुई। जिस नई सरकार ने सत्ता संभाली उसका पहला कार्य शांति की घोषणा की स्वीकृति थी, क्योंकि क्या हुआ था कि जो है जो है 19 मतलब सितंबर में जो रूस गणतंत्र बना था उसके बाद अस्थायी सरकार जो थी वहाँ का शासन चला रही थी, ठीक है। फिर बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति की, फिर वो अस्थायी सरकार के जो है जितने भी मतलब मंत्री वगैरह थे उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया फिर, ठीक है। तो अब जो है बोल्शेविकों ने फिर जो आंदोलन चलाया था फिर वो सफल हुआ कहीं ना कहीं, और जो है बोल्शेविकों की जीत हुई और जो है उन लोगों ने सबसे पहले जो है घोषणा की, शांति की घोषणा की स्वीकृति देना था, ठीक है, उन लोगों ने दिया। इसमें सरकार का यह संकल्प व्यक्त किया गया कि वह शांति के लिए बातचीत प्रारंभ करेगी, ऐसी शांति जिससे में किसी भी देश और उसके किसी भी भाग पर अन्य देश का अधिकार नहीं होगा और किसी देश को हट जाना भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। हट जाना मतलब क्या, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मतलब ग्रुप हारी थी, जो देश हारी थी, तो उसको हर्जाना दिया था ना, उसको हर्जाना देना पड़ रहा था। जैसे जर्मनी पर भी लादे गए थे वर्साई की संधि के तहत, बहुत सारे हर्जाने देने पड़े थे उसे, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। लेनिन के नेतृत्व वाली इस क्रांतिकारी सरकार ने जो दूसरा कदम उठाया वह भूमि संबंधी घोषणा को स्वीकृति देना था। इस घोषणा ने निजी भू संपत्ति को समाप्त कर दिया और कहा कि भूमि संपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति है। इसके पश्चात नई सरकार ने जारशाही द्वारा चीन, ईरान और अफगानिस्तान पर थोपी गई असमान संधियों का एकतरफा त्याग कर दिया। इस जब सभी राष्ट्रों के समानता और आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की गई। फरवरी 1918 तक नई सरकार ने पूरे देश में अपनी सत्ता प्रतिष्ठित कर ली, लेकिन इसके पश्चात रूस गृह युद्ध से ग्रसित हो गया। पुरानी व्यवस्था के प्रति वफादार सैनिक जो गोरे रूसी कहलाते थे क्रांति को मिटाने के लिए संगठित हो गए थे। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा अन्य मित्र शक्तियाँ भी रूस को फिर से लड़ाई में घसीटने, उसके संशोधनों को युद्ध के लिए उपयोग करने तथा क्रांति विरोधी शक्तियों को सहायता देने के लिए उसके मामलों में हस्तक्षेप करने लगी थी। अंततः गृह युद्ध तथा विदेशी सैनिक हस्तक्षेप 1920 में जो है समाप्त हुआ, ठीक है। जारशाही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समाप्त करने वाला पहला राजवंश था। जारशाही जो था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समाप्त करने वाला पहला राजवंश था, ठीक है। युद्ध समाप्त होने के पूर्व दो और राजवंशों का पतन हुआ। इनमें से एक जर्मन राजवंश और दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी का राजवंश था। एक चौथे शासक वंश उस्मानिया शाही घराना का पतन भी युद्ध के पश्चात हुआ था। वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा रूसी क्रांति का, तो विश्व में साम्यवादी विचारों का प्रचार हुआ तथा अनेक देशों में साम्यवादी सरकारें स्थापित हुई। श्रमिकों के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। श्रम की महत्ता और उसके पारिश्रमिक के प्रति न्यायपूर्ण दृष्टिकोण का प्रयास किया गया। अनेक देशों में श्रमिक संगठनों की स्थापना, आंदोलनों का विकास, एक ILO की स्थापना की गई। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आर्थिक नियोजन की प्रणाली को स्वीकृत किया गया। विश्व दो विचारधाराओं के गुट में विभाजित हुआ जो शीत युद्ध के प्रादुर्भाव का कारण बना। तो यहाँ आपका जो वीडियो है रूसी क्रांति, यहाँ आपका टोटल जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। बाकी मैं क्लास 9 का 10 का जो है जो क्लास 9 का जो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का भी जो है SCERT का वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद वन पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो और टॉपिक है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, पुनर्जागरण काल हुआ, वो सारा वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद वन पर डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।